हमारे सभी विद्वजन आदरणीय और सभा कक्ष में जितने भी बैठे हैं हमारे सहयोगी और सुनने वाले, वो सभी आदर के पात्र हैं और प्रेम से एक दूसरे से जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से जो वाङ्मय, हिंदी वाङ्मय की पुस्तक माला है, ये समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। इसके जितने विषय हैं, लखनऊ की बात तो बाद में है कि लखनऊ के बहाने से वो लखनऊ की सिफतों को, तारीख़ों को, इतिहास को, सामाजिक चेतना को, तहज़ीब को आप तक पहुँचाएं, लेकिन आपस में जोड़ने का इसका उपक्रम बहुत अच्छा है। जो खुर्शीदाबाद की प्रत्येक इस तरह की जो कार्य प्रणाली है उनकी, या जो भी वो करते हैं आयोजन, उसमें शामिल है। हमारा एक पूरा परिवार है, एक हमारा पूरा पाठकों का वर्ग है। ये आपको हिंदी की बात पे मैं बहुत कम वक्त लूँगा आप लोगों का, कि हिंदी आज देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय ने आज से एक सदी पहले आंदोलन शुरू किया था 1915 में हिंदी के प्रति, और वही आग भड़क के बढ़ के कैसे कैसे आगे आई। और आपने देखा कि हिंदी कैसे राष्ट्रभाषा बनी। मैं उस विषय पे ज़्यादा आपका वक्त नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि इधर हिंदी पखवाड़े में वही बात बार बार आ रही थी। हिंदी के लिए तमाम हमारे बड़े बड़े जो सामाजिक रहे हैं महापुरुष, उन्होंने कहा कि संस्कृति अगर मेरी माँ है तो हिंदी मेरी पत्नी है और अंग्रेज़ी मेरे घर की आया है। इस तरह से उन्होंने परिवार में बताया कि हम किस तरह भाषाओं का अपना व्यवहार और रिश्ता कायम रखें। अब हिंदी कि ये जो घराना पूरा है, जो खुर्शीदाबाद का आपके सामने हिंदी चेतना का गढ़ रहा, श्रद्धेय पंडित हमारे श्री नारायण चतुर्वेदी जी, अधिक आप क्या बताएं, आप खुद जानते हैं अच्छी तरह से, हिंदी के महान सेनानी। उसके बाद फिर हमारे श्रद्धेय शैलनाथ चतुर्वेदी जी, जो प्रवक्ता तो इतिहास के थे, लेकिन हिंदी के प्रति उनका प्रेम, अनुराग सर्वविदित है। अब उसी सरोकार को लेके वो परिवार चल रहा है, ये बड़ी बात है। देखिए, हिंदी में कहा गया है कि कहक रहे सो अंधेरा कहेगा, और पंडव कही सन उठी, और बची खुची सब जुल्हा कहेगा, और कहे सब झूठी। तो तीन लोगों को किस तरीके से देसी ज़बान में, हम लोग तो भाई सूर सूर, तुलसी, शशि, उद्गन, केशवदास, ये सब रटे बैठे थे, लेकिन ज़मीन की अपनी खुशबू होती है। जो आम आदमी है, जो अवधि की, जहाँ औरतों की बोली है, परिवार की बोली है, उसमें देखे किस तरह से पूरी बात कैसे मज़े मज़े में कह डाली गई। ये हुनर, ये हिंदी की ताकत है, ये हिंदी की पहचान है। और सबसे बड़ी बात, चलिए आप सूर को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने पहले ही छंद में कह दिया कि अंधेरा कहेगा में सब आई गया। तुलसी को भी पढ़ते हैं, जायसी हुए केशव, लेकिन केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। बहुत कम समाज में हमारे लोग हैं जो केशव की खूबियों से वाकिफ हैं। आप बड़ी मज़े की बात है, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा कि केशव की कला क्या थी। ड्रामा जिसे आप कहते हैं, साहित्य में, कविता में, नाटक की प्रस्तुति करने में उनका कोई जवाब नहीं रहा, और ख़ासकर वातावरण का चित्रण। जैसे एक छंद आपको बताता हूँ, रावण के दरबार में हनुमान आके खड़े हो गए, तो देखिए कैसे छंद है, कैसे के सिंधु तर्यो जैसे गोपद। ये सब इन्वर्टेड कामा में अलग अलग है। रावण पूछता है कि अय वानर, तूने समंदर कैसे फांद लिया? तो वो कहते जैसे गोपद। गोपद जब गाय लौटती हैं घरों को, गांव में, तो उनके खुर के निशान बनते, उसमें पानी भर जाता, उसको गोपद कहते हैं। कैसे के सिंधु तरो जैसे गोपद, काज कहा सी दूर ही देखो। बस क्या मतलब, क्या काम? जानकी जी को खाली दूर से देख लेना, वो कहाँ है और किस हाल में है। देखिए कमाल, कैसे के सिंधु तरो जैसे गोपद, काज कहा सी दूर ही देखो, इस तरह कह रहे हैं। एक आप उनका उदाहरण सुनिए,
जब वो कहते हैं कि चढ़ा गगन तरु जाए दिनकर बानर अरुण मुख, आसमान का तस्वुर कीजिए कि एक दरख्त है और उस पर एक लाल मुंह का बंदर सुबह सुबह चढ़ने वाला है। ये सूरज है। चढ़ा गगन तरु जाए दिनकर बानर अरुण मुख, दीने से झुक जा रहा है सकल तारका कुसुम बिन। और जितने फूल थे तारों के उसने डाले झाड़ दी, सब जमीन सब गायब हो गए। तो आप ये देखिए हिंदी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना क्या क्या है। इसके लिए हमारे बच्चे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं अपने साहित्य से, अपने संस्कार से, अपने सामाजिक दायित्व से, उस तरह। और हिंदी का ये नहीं अपना अनूठा प्रसंग आप फिल्मों के द्वारा तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप देखिए पत्रा ही तिथ पाइए वह घर के चौपास। रीत काल का कवि कहता है कि अगर आप उस मोहल्ले में रहते हैं, उस घर में जहाँ वो रूपसी रहती है चंद्रमुखी, तो आप चंद्रमा से तिथि नहीं पकड़ सकते, पत्रा ही देखना पड़ेगा। पत्रा ही तिथ पाइए वह घर के चौपास, नित प्रति पूनो रहत है आनंद ओ पुजास। उस सुंदरी के अटारी पे होने से हर दिन हर शाम पूर्णमासी रहती वहाँ। तो आप यह देखिए फिल्म में भी इस्तेमाल किया, सब तिथियन को चंद्रमा देखा चाहो जो आज, धीरे धीरे घूंघटा सर का हो सरताज। दूध से लेके पूर्णमासी तक के चांद का जो उपक्रम है वो घूंघट के हटाने की प्रक्रिया में बता दिया। हिंदी के पास अपने अपने तरीके हैं। आइए हम अपनी वाङ्मय की जो पुस्तक माला उसके बारे में सोचें। लखनऊ प्याज में तो बहुत कम परतें होती हैं, लेकिन ये पता नहीं किस तरह का है कि उसकी हज़ारों परतें हैं। उसकी शालीनता की, उसकी खुशबू की, उसके सामाजिक जो उसके मेल मोहब्बत के तमाम प्रसंग हैं, इतिहास की। हालांकि बहुत बड़ा इतिहास नहीं है लखनऊ का लिखित रूप से, वही शेखजादों का ज़माना और नवाबों का ज़माना ज़्यादा पकड़ में आता। उसके पहले का तो धुंधला हो गया, क्योंकि सारे साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। जो भी आके बैठता है झाड़ू पहले लगा देता है। यह आदत रही है सारे प्रशासकों की, पिछले के सारे कैप्सूल दबा देता है तब वो गद्दी डालता है। तो इसलिए जो भी उपलब्ध है, लेकिन उसमें हमारे जीवन को और अधिक प्रेरणा देने वाले और हमें अपनी मंजिल को पाने में आसानी बख्शने वाले तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो लखनऊ के पास हैं, जिसके लिए दुनिया में जाना जाता है। वो ऊर्जा, वो प्रेम, वो संतोष और वो आपस का मेल जोल जो ताकत देता है समाज को, ज़िंदगी को, आपको, ये सब लखनऊ के पास है, ये आप जानते हैं। और इसको पूरी तरह से आसानी से और बड़ी अच्छी महकीली ज़बान में पेश करने का दायित्व हमारी इस पुस्तक माला ने लिया है। आपके पास फहरिस्त भी है, आप लोगों की नज़र में किताबें भी हैं, यहाँ भी हैं, आप जानते हैं। जिसमें रुचि आपको हो वो आपको यहाँ मिलेगी। और मैं स्वागत करूँगा कि अगर और भी कोई विषय या और भी कोई लोग अपना इसमें योगदान देना चाहते हो तो हमारे आदरणीय वाजपेयी जी हैं, कपूर साहब बैठे हैं, और हमारे भैया चतुर्वेदी साहब हैं, मनीष जी हैं, उनसे संपर्क करें। जो भी आप दे सकते हैं लखनऊ की आपसे है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ज़रा सा भाषा में कैसा गड़बड़ हो जाता है, उसका एक उदाहरण अभी ताज़ा है, इसलिए आपके लिए पहले पेश करता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया, वो लखनऊ के एक पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि रायबरेली ज़िले में अभी वो उजालों की परियां मेरा एक क्रम निकल रहा है दैनिक जागरण में, उसमें एक जगह जिक्र आया है महापरवर का, तो ऊंचाहार से संबंधित है। और नसीराबाद एक और जगह है रायबरेली में, वहाँ पे एक महाभारत निकली। उन्होंने बताया वो महाभारत अति प्राचीन है और उसमें करीब उनके पुरखों की लाइब्रेरी से निकली, बहुत बोसीदा हाल है उसका, लेकिन वो प्राप्त हो गई है। ये सब गए भी यहाँ से, लखनऊ से। शारिब साहब उनके कोई पुरखे थे,
वहीं के नसीराबाद के, उन्होंने और राजा दुर्गा प्रसाद संडीला वाले तालुकेदार, वो हिंदी में भी है उर्दू में भी है, पूरी महाभारत 10 अध्याय हैं और बाकायदा है। तो वहाँ उन्होंने हमसे कहा कि भाई इस किताब में, योगेश जी हम तो बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि ज़माना महाभारत का लिखा है, एक दुशाले का बड़ा जिक्र है, बार बार उसका जिक्र आया दुशाला, वो आप बता पाएंगे कि वो कैसे, वो कहाँ से आया था? वो कश्मीर के दुशाले भी उसके आगे पीछे हैं, बहुत बात के हैं, ये दुशाले का बड़ा जिक्र है उसके अंदर। तो फिर हमने उन्हें बताया कि वो कहीं दुशाला नहीं, वो दुर्योधन की बहन दुशाला का नाम है। अब आप घसीट के पढ़ना बंद करिए उसको। वो बार बार उस दुशाले से परेशान हो गए कि इतनी बार दुशाले का नाम क्यों आया, ये कौन सा दुशाला। तो भाषा में बड़ा मुश्किल भी होती है, ज़रा सी तरकीब अलग अलग, कहते नज़रें बदल गई तो नज़ारे बदल गए। लखनऊ में भूल भुलैया को देख के जो कोई आता है, कोई उसकी वास्तु कला पे मुग्ध हो जाता है, कोई उसके जो वो पेचदार गलियां हैं और तिलिस्म है उसके अंदर उस पर आशिक हो जाता है, कोई नवाब के मन पे, उनके उदारता पे, उनके इस कारनामे पे आशिक होता है। तो अलग अलग सब विषय होते हैं। एक मीटिंग में ऐसे ही हुआ कि हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने बताया कि लखनऊ की इमारतें ताजमहल से ज़्यादा थोड़े ही है। अब ताजमहल, अब भाई दुख तो होता ही, लेकिन हमने कहा नहीं, ताजमहल अपनी जगह है, हर शहर की अपनी सुगंध है। हम मथुरा को भी कम नहीं समझते, अयोध्या को भी कम नहीं समझते, तो ये लखनऊ आगरा क्या है भाई? आपकी 5 उंगलियां किसको काट के फेंक दोगे भाई? कहने लगे अच्छा ये बात है। कहने लगे मेरी वाइफ ने कहा, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो शादी होगी तो हम लोग कहीं हनीमून नहीं जाएंगे और ताजमहल चलेंगे, क्योंकि मियाँ बीबी की मोहब्बत का उससे अजीमुशान और कोई भी स्मारक नहीं है दुनिया में। मैं लेकर के उसको गया और मैंने कहा देखो मैं तुम्हें ब्याह के लाया हूँ और तुम्हारे अपने साथ यहाँ पर एक तरह से एक कसम है। ये देखो मोहब्बत की क्या दास्तान खड़ी सामने कि बीबी के इश्क में उसने बनवा दिया है सम्राट ने ताजमहल। उसने कहा खबरदार इसके आगे बोलने की जुर्रत भी ना करना, ये किसी भी मोहब्बत में नहीं बनवाया गया, समझे? ये प्रायश्चित में बनवाया गया, क्योंकि एक औरत से 7 साल में 14 बच्चे उसने पैदा किए। औरत को कारखाना बना दिया उसने औलादों का, और उसी में गरीब मर गई तो खुदा क्या मुंह क्या दिखाता। इसी प्रायश्चित का नतीजा ताजमहल है आना।